हाय हेलो एवरीवन। एनके मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इनकम टैक्स के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। इससे प्रीवियस इनकम टैक्स की सेशन आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अलग से इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप उनको वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का आज का सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप जिस घर में रह रहे हैं उसके अलावा आपका कोई दूसरा घर है जो आपने रेंट पे चढ़ा रखा है, तो उससे आपको एक इनकम हो रही होगी। तो वो जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं हमारी कौन सी इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहलाती हैं और कौन सी इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाती हैं और वो हमारी टैक्सेबल बनती हैं। तो सबसे पहले वो इनकम जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एग्जेम्प्ट रहती हैं, मतलब वो टैक्सेबल नहीं बनती हैं। अगर आप लोग किसी लोकल अथॉरिटी के लिए अपना घर दे रखा है या साइंटिफिक रिसर्च के लिए दे रखा है, एजुकेशन पर्पस के लिए दे रखा है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी को दे रखा है, या ट्रेड यूनियन के लिए दे रखा है, चैरिटेबल पर्पस से है, या आपका एक फर्म हाउस है, या आप खुद का अपना बिजनेस वहाँ पर रन करते हैं। आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। दूसरे के बिजनेस को रन करने के लिए आप देंगे तो सीधी सी बात है वो एक तरह से हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुद के लिए दे रहे हैं, ओन वर्ड यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें एक पर्सन के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होता है। तो अगर आपका एक और बिल्डिंग है, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस करा था, वो आपने रेंट पे दे रखा है, तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। हो सकता है घर का कुछ हिस्से में आप रह रहे हो, कुछ हिस्सा आपने रेंट पे चढ़ा रखा हो, तो वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आप लोगों का क्या होगा, वो भी टैक्सेबल बनेगा। या मान लीजिए आप लोगों को आपका एक पुराना रेंट था जो बाद में मिल जाता है, तो वो भी अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था आप लोगों का, तो वो भी आप लोगों का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के पार्ट में ही टैक्सेबल होगा। तो चलिए अब सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। आई होप सो यहाँ तक की सब बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। एक बार थम्स अप करके यहाँ तक की बातें क्लियर हैं ये मुझे बता दीजिएगा। ओके, चलिए सबसे पहले एक आप इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अभी हम इसको ही एक वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे, बट पहले आप इसको समझ लीजिएगा। देखिए, जो भी आपकी ग्रॉस वैल्यू इनकम निकलती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं जो भी हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, हमको वो रखना है। अब सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, तो इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम क्या क्या डिडक्ट करते हैं, यानी कि क्या क्या घटाते हैं, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है अनरियलाइज्ड रेंट। जैसे मान लीजिए आपको केवल 10 महीने का रेंट मिला, 2 महीने का रेंट आपको रिसीव नहीं हुआ, तो अब आपका जो 2 महीने का रेंट रिसीव नहीं हुआ वो आप इसकी एनुअल वैल्यू में से घटा दीजिए। उसको ही हम अनरियलाइज्ड रेंट बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा रेंट, यानी कि एक ऐसा किराया जो आपको प्राप्त नहीं हुआ लेकिन होना चाहिए था, ऐसे हम समझ सकते हैं। म्युनिसिपल टैक्स पेड क्या होता है, देखिए एक बात समझिएगा, आप लोग हाउस टैक्स देते होंगे, आपने कभी नाम सुना होगा। जब एक ऑनर हाउस टैक्स चुकाता है तो वो इसके लिए बोलता है कि मैं दे चुका हूं, तो वो वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे कम करूंगा, तो सरकार भी उसका साथ देती है और बोलती है बिल्कुल आप कम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है वो हाउस टैक्स आपने दिया होना चाहिए। कभी कभी कुछ मकान मालिक क्या करते हैं, वो अपने किराएदार से ही हाउस टैक्स दिलवा देते हैं। अगर वो अपने किराएदार से हाउस टैक्स दिलवा रहे हैं, उस केस में वो यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स पेड को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब घटा नहीं सकते, अगर ये जो म्युनिसिपल टैक्स है ये किराएदार ने यानी कि टेनेंट ने पे करा है। अगर ऑनर ने खुद पे करा है तभी वो इसे यहाँ पे माइनस कर सकता है। क्वेश्चंस में कहीं कहीं पे आता है पेड बाय टेनेंट, तो उस केस में आप उसे डिडक्ट नहीं करेंगे, उसकी कोई भी ट्रीटमेंट फिर नहीं होगी, क्योंकि अगर वो टेनेंट ने दिया है तो वो माइनस नहीं होगा। माइनस कब होगा, ध्यान रखिएगा, जब वो ऑनर दे रहा है। आई होप ये दोनों बातें मेरी क्लियर हो गई होंगी। हमने क्या क्या ढाया है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अनरियलाइज्ड रेंट, यानी कि जो रेंट आपको नहीं मिला। दूसरा म्युनिसिपल टैक्स पेड। म्युनिसिपल टैक्स पेड का मतलब क्या होता है, म्युनिसिपल टैक्स पेड का आप लोगों के लिए यहाँ पे ये मतलब है कि सर हम लोगों ने जो हाउस टैक्स दिया है अब हम लोग उसके लिए सब्सट्रैक्ट उसे करवा ले रहे हैं, उसकी डिडक्शन एक तरह से ले रहे हैं। ओके, अब इसके बाद में आपकी आती है इससे नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू पे आप ध्यान रखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम में आपको अंडर सेक्शन 24 के तहत डिडक्शन मिलती है। अंडर सेक्शन 24 सेक्शन ध्यान रखिएगा, इसमें जरूर पूछा जाता है। डिडक्शन इसमें दो रहती हैं। सबसे पहली स्टैंडर्ड डिडक्शन रहती है जो कि 30% और एनएवी बनती है, मतलब इसका 30% ये रहता ही रहता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी परसेंट है, 30%, किसका, एनएवी का, यानी कि नेट एनुअल वैल्यू का।
जो कि इसका 30% होगा, तो वो वाला पार्ट आप लोगों का ये बनेगा। इसके अलावा कुछ लोग कभी कभी क्या करते हैं, अपनी संपत्ति को बनवाने के लिए लोन लेते हैं। अब देखिए, अगर आप लोन ले रहे हैं ये तब के लिए है, अगर आप लोन नहीं ले रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं होगा कि हमने तो डायरेक्ट बनवाया था, ठीक है। तो अगर आप लोन लेके बनवा रहे हैं तो उस पर भी आप लोगों को डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 24 के सेक्शन 1 के सब सेक्शन 4 के तहत, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा यहाँ पे, और उसके बाद में ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अब बनेगी। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कोई कुछ बातें तो आप लोगों को डायरेक्ट समझ में आ गई होंगी। अनरियलाइज्ड रेंट की आपको कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी, अनरियलाइज्ड रेंट सीधे सीधे आपको मिल जाएगा। अगर म्युनिसिपल टैक्स है तो वो भी सीधे सीधे मिलेगा, और 30% निकालना मुझके लिए दिक्कत नहीं है। आप लोगों को दो चीज़ों की कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कैपिटल और ग्रॉस एनुअल वैल्यू में शामिल क्या होता है। आप सबसे पहले इन दो के बारे में समझते हैं। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो तो फिर से थम्स अप दिखा दीजिएगा कि हाँ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अनरियलाइज्ड रेंट जो कि आपको रिसीव नहीं हुआ, म्युनिसिपल टैक्स जो कि आपने खुद पे करा है, यानी कि मकान मालिक ने खुद पे करा है, उसमें से हमें रिडक्शन मिलेगी। उसके बाद में क्योंकि उससे हमारी नेट वैल्यू निकलेगी, उसके बाद हमें रिडक्शन मिलेगी 24 की, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी इसकी 30%, और एक इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कैपिटल जो कि हमने लोन ले रखा है उस कैपिटल का इंटरेस्ट रहेगा। तो अब हम लोग समझेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू और इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कैपिटल कैसे निकलता है या क्या रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके आएगा पार्ट, और उसके बाद इसका एक सम भी करेंगे तो शायद और ज़्यादा आइडिया आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले देखते हैं। अब देखिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप लोगों की 4 पार्ट पर रहती है। उसमें से आप लोगों को एक बात याद रखनी है, HLH मतलब हाई लो हाई। अब ये हाई लो हाई क्या है इसको मैं आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन पहले इतना समझ लीजिए 4 क्या है। ये एक प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल वैल्यू है, नगर निगम वाली वैल्यू। इसके बाद में हम बात करते हैं जो उसकी फेयर रेंट वैल्यू है, जो उसकी मतलब वहाँ की जो फेयर रेंट वैल्यू निकलती है कि हाँ भाई यहाँ का भाड़ा अब इतना हो गया है, मार्केट प्राइस के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट की नगर निगम इतना बोल देता है, इतना तो रहना ही चाहिए, ठीक है, इतना तो रहना ही चाहिए। और एक्चुअल रेंट क्या होता है, एक्चुअल रेंट जो आप लोगों को रिसीव होता है, तो ये होता है आप लोगों का क्या, एक्चुअल रेंट, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जो इसमें कैलकुलेशन करेंगे वो हाई लो हाई की करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू में और फेयर रेंट वैल्यू में। इन दोनों में से जो भी हाई होगा हम उसको लेंगे, ठीक है। इन दोनों में से जो भी हाई होगा हम क्या करेंगे, उसको लेंगे। इन दोनों में से जो भी हाई होगा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू में से। अच्छा, अब इसके बाद हम कंपेयर किसका करेंगे, इसके बाद हम इसका कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू से। इन दोनों में से जो भी हाई निकलेगा, ऐसा नहीं है इन तीनों का कंपेयर हो रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा, इन तीनों का कंपेयर नहीं है, बहुत सिंपल और सरल भाषा में बता रहा हूँ। पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू का कंपेयर है, इन दोनों में से जो भी हाई होगा, उसके बाद इन दोनों में से जो भी हाई निकला उसका कंपेयर स्टैंडर्ड रेंट से होगा, और इन दोनों में से जो भी लो होगा यानी कि कम होगा वो आप लोगों का आएगा, और उसके बाद उसका कंपेयर किससे होगा, एक्चुअल रेंट से होगा। और एक्चुअल रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे जो भी इन में से सबसे ज़्यादा हाई होगा वो यहाँ पे आएगा। तो पहले बताइए यहाँ तक की कैलकुलेशन थोड़ी सी समझ में आई। मैं इसको एक काम ही करता हूँ, मैं इसको एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ, तो शायद आप लोगों को मेरी बात ज़्यादा समझ में आ जाएगी कि एक काम ही करिए सर, इसका एक इलस्ट्रेशन हमें करा दीजिए, है ना, तो शायद आप लोगों को मेरी बात ज़्यादा बेहतर रूप से समझ में आ पाए। चलिए इसका एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले एक अगेन मैं रिपीट कर दूं। पहले इन दोनों में हम लोगों ने कंपेयर करा जो भी हाई आया, फिर हम लोगों ने जो इन दोनों में कंपेयर करा स्टैंडर्ड से, क्योंकि ये दोनों वैल्यू में से जो भी हाई है वो तो रखना है, लेकिन ये कभी भी स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जो भी इन दोनों में से कम आएगा वो लेंगे, और उसके बाद इन दोनों में से जो भी ज़्यादा आएगा, जो भी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर निकल के आई, उन दोनों में से एक्चुअल रेंट से कंपेयर करके जो भी ज़्यादा आएगा वो लेना होता है। चलो इसको एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो म्युनिसिपल वैल्यू है 100 और ये है 120, ठीक है, और ये है 140, और ये आप लोगों का है 130। सपोज करते हैं सर, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, HLH है ना, HLH। तो पहले इन दोनों का कंपेयर करते हैं जो भी हाई होगा। अब क्या हाई है आप लोग बताओ, सर 120 हाई है, हाई वैल्यू लेनी है 120, तो 120 हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब कंपेयर किसका होगा, इन दोनों का होगा। अब इन दोनों में से जो भी लो होगा, 120 यहाँ पे तो हाई लेते हैं, 120 और 100 के कंपेयर में। अब इन दोनों में हमें लो लेना है, लो क्या है आप बताओ, 120 या 140, सर 120 लो है, तो 120 आ गया, ठीक है, लो लेना है आपकी बात। और इन दोनों में जब मैं अब कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या लेना है, सर इन दोनों में जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको हाई लेना है, तो आप बताओ हाई क्या है, 130 या 120, तो 130 हाई है, यानी कि हमारी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 130 होगी। क्लियर हुआ। पहले इन दोनों में कंपेयर करना है, जो भी वैल्यू हाई आए
फिर उसके बाद उसका कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से जो भी लो आए, और फिर उसका कंपेयर करना है एनुअल रेंट से जो भी आप लोगों का हाई आएगा। तो आई होप सो मेरी यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी, सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से क्लियर होगी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप लोगों को कैसे कैलकुलेट करनी है वो क्लियर होगा। पहले हाई, फिर उन दोनों कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से जो भी लो रहेगा, फिर उन दोनों कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से जो भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। चलिए नेक्स्ट वन पे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को यहाँ तक मैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू की एंट्री समझ में आ चुकी है, अनरियलाइज रेंट समझ में आ चुका है, म्युनिसिपल टैक्स वो वाला लेना है जो आप लोगों का पेड बाई ऑनर होगा, 30% डिडक्शन रहती है। अब इंटरेस्ट ऑन बोर्न कैपिटल देख लेते हैं हम लोगों की क्या रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद एक सम करेंगे। और देखो हाउस प्रॉपर्टी आप लोगों का एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, और वो आप लोगों को आज की क्लास में ही काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। आज के सेशन के बाद अगर आप प्रैक्टिस भी करोगे तो क्वेश्चंस आप लोगों की गारंटेड बन रहे होंगे। अब इंटरेस्ट ऑन लोन दो तरीके से होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। मतलब जैसे मान लो आपकी संपत्ति बनके जब तैयार हुई तो ये उससे पहले का है और ये उसके बाद का है। इसको आसान लहजे में समझिएगा, संपत्ति बनने से पूर्व का, संपत्ति बनने के बाद का। तो मैं दोनों तरीके से आपको समझाता हूँ, फिर टोटल समझाऊंगा। देखिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए एक बात साफ साफ यहाँ पे मेंशन है, the period starting from the day of the commitment of the construction of the day of the boring whichever is later ending on the March 31st immediate prior of the year of the completion of the construction। अब सर इसका मतलब क्या होगा? अब इसका मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ सिंपल एग्जांपल से। मान लो एक्स एक बंदा था, उसने अपना एक लोन लिया 1998 को, ठीक है, और उसने अपना घर बनवाना शुरू करा उसके 2 साल के बाद 2000 में, और उसका घर बन के तैयार हुआ 11 साल में 2011 को। अब सबसे पहले 2011 के जस्ट पहले कौन सा 31 मार्च पड़ता है? तो सर वो पड़ेगा 31 मार्च 2011 वाला पड़ेगा, है ना, उसके पहले। तो 31 मार्च 2011। अब यानी कि जो मेरा कंस्ट्रक्शन का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो कब से रहेगा? जब से मैंने शुरू करा बनवाना, जब से मैंने शुरू करा बनवाना, ठीक है ना। ये तब से नहीं रहेगा जब से आपने लिया है, जब से आपने बनवाना शुरू करा है तब से, जब से आपने लोन लिया तब से नहीं ना, जब से आपने बनवाना शुरू करा तब से, जब से आपने बनवाना शुरू करा, और 31 मार्च तक रहता है। जो भी आपका खत्म हो रहा है, जैसे मान लो अगर ये 2012 में खत्म होता फरवरी के, मान लो ये खत्म होता 17 फरवरी 2012 को, अब फरवरी के पहले 31 मार्च कब आएगा? सर 31 मार्च 2012 को तो बाद में आ जाएगा, हमें पहले वाला मार्च लेना है। तो कब आएगा? सर 31 मार्च 2011 को ही आएगा, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 31 मार्च कौन सा लेते हैं? जस्ट प्रीवियस वाला, जब भी आपका बनके तैयार हुआ उसके पहले वाला। अब ये वाला जो टाइम पीरियड है, एक तरह से जितने भी साल का, जितने भी महीने का आप लोगों का टाइम पीरियड इसमें बन रहा है, ये आप लोगों का प्री कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड है, ठीक है ना, प्री कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड है। इसके हिसाब से आप इंटरेस्ट निकालेंगे जिसको आप 5 सक्सेसिव अपने इंस्टॉलमेंट में यूज कर सकते हैं। 5 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की जो मैं इंटरेस्ट होगी वो कितने में ले सकता हूँ? 5 लगातार आने वाले सालों में इसकी रिडक्शन के लिए मैं लायक हूँगा। और सर अगर पोस्ट है तो पोस्ट है तो वो तो पोस्ट वाला ही है, यानी कि एक तरह से आप लोगों का पोस्ट कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट हुआ? सर ये हमारा 1 अप्रैल 2011 से स्टार्ट हो गया, इसमें 31 मार्च 2011 तक रहा है ना, तो आप लोगों का उसके बाद वाले में रह गया 1 अप्रैल 2011 से स्टार्ट हो गया, खत्म बात। इसको आप कंप्लीट अप में रखिए पूरा, इसको आप फुल्ली क्लेम करिए, इसका आप फुल्ली क्लेम करिए, और इसका आप 5 पार्ट में क्लेम करेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? सबसे पहले तो ये स्टार्ट कब से हुआ? जब आपने लोन लिया? नहीं, ये स्टार्ट तब से होगा जब आपने बनवाना शुरू करा, ये क्लियर होगा। और जब भी आपका बनके तैयार हो गया उसके पहले वाला, उसके पहले जब भी 31 मार्च आएगा, उसके पहले जब भी 31 मार्च आएगा वो आप लोगों का तब तक के लिए प्री माना जाएगा, और उसके बाद वाला क्या माना जाएगा? उसके बाद वाला आप लोगों का पोस्ट माना जाएगा, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। डन। तो उसके बाद वाला पोस्ट माना जाएगा और उसके पहले वाला क्या माना जाएगा? प्री माना जाएगा। तो अब यहाँ तक किसी को उनसे कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं, और आई होप से यहाँ तक लिंक क्लियर होगा कि सर जब आप बनवाना शुरू करते हैं तब से शुरू होना है, और जब भी आपका बनेगा उससे पहले वाला 31 मार्च तक लेना है, जिसकी रिडक्शन हमें 5 सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट में मिल सकती है, और इसकी जो हमें मिलेगी इसकी पोस्ट वाले की फुल्ली मिलेगी, ठीक है। चलिए एक सवाल करते हैं जिससे हम लोगों को दिक्कत ना हो। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू, स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेंट वैल्यू में दे रखी है। म्युनिसिपल टैक्स इसमें देता रखा है 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू का। अब 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख का, यानी कि ये बनने वाला है 40,000। हम सीधे सीधे बोल सकते हैं ना,
यानी कि ये हमारा कितना है, म्यूनसिपल टैक्स 40,000 रुपये है। म्यूनसिपल टैक्स हमने लेकिन 50% जो हम पे बन रहा था उसका हमने पे करा है, तो जितना हमने पे करा है उसी का रिडक्शन ले पाएंगे। मतलब हम रिडक्शन कितने के लिए क्लेम कर पाएंगे, इसका हमने 50% ही तो चुकाया है, अब तक पे करा है म्यूनसिपल टैक्स। जितना भी हम पे बन रहा था हमने उसका केवल 50% चुकाया है। बन रहा था हम पे 40,000, यानी कि हमने 20,000 चुकाया है, तो यानी कि 20,000 जो हमने दिया है हम केवल उसी का रिडक्शन ले पाएंगे। इससे हमें अब कोई मतलब नहीं है, हम केवल 20,000 का रिडक्शन ले पाएंगे। अब इन तीनों में से हमारे ऊपर ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या लगेगी बताओ। पहले सर इन दोनों में कंपेयर करेंगे, जो भी हाई होगा। तो हाई क्या है, 2,52,000, ठीक है। तो 2,52,000 आप लोगों के सामने दिख रहा है, ठीक है। अब 2,52,000 और 2,40,000 में से आप कंपेयर करो सर, जो भी लो होगा। पहले हम लोगों ने हाई लिया, उसके बाद में हमारे यहाँ ये वैल्यू कितनी आई, 2,52,000। 2,52,000 और 2,40,000 में से जो भी लो होगा, तो लो क्या है, लो है 2,40,000। अब 2,40,000 हमारे लोग सामने आ रहा है ना। मैं चलो यहाँ पे लिख दूँ कि इन दोनों में कंपेयर करने पे आपने जब हाई लिया तो आपके सामने वैल्यू क्या आई थी, 2,52,000, ठीक है। अब इन दोनों में से जब आप कंपेयर करोगे तो आपको लो लेना है। लो क्या आ रहा है, 2,40,000। और इन दोनों में से जो भी आप कंपेयर करोगे, जो भी हाई आएगा, हाई क्या आ रहा है, 2,76,000। तो 2,76,000 आपकी एनुअल ग्रॉस वैल्यू होगी, 2,76,000। क्लियर है ना। पहले इन दोनों में कंपेयर करते हैं, जो भी हाई आता है, फिर जो भी आई वैल्यू उसका कंपेयर होगा इससे। अब वैल्यू क्या आई, 2,52,000, इसका कंपेयर इससे हुआ, जो भी लो आएगा। लो आ रहा है ये, अब इन दोनों का कंपेयर करते हैं तो 2,76,000 आएगा, जो कि हाई आया है, जो कि हाई आता है ना, HLH है, तो 2,76,000 है, ठीक है। इसके अलावा इसने लोन की एक और बात करी है, तो एक काम ही करते हैं, पहले हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि ये मेरे सामने जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो कितनी है सर, आपकी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, इन दोनों में कंपेयर करने पे 2,52,000 थी, इन दोनों में कंपेयर करने पे 2,40,000 थी। देखो मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, उससे आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। पहले हाई लिया, फिर जो भी हाई आया उसका इससे कंपेयर करा, फिर लो लिया, फिर जो भी आया उसका किससे कंपेयर करा, उसका कंपेयर करा था एक्चुअल रेंट से, और फिर उन दोनों में से जो भी हाई आएगा। तो 2,76,000 मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। अब 2,76,000 में से मैं इसमें अब डिडक्शन कितने की लूंगा सर, आपने एक तो इसमें आप डिडक्शन ले लीजिए म्युनिसिपल टैक्स की, है ना। अनरियलाइज रेंट तो है ही नहीं, अगर अनरियलाइज रेंट होता तो मैं उसकी भी डिडक्शन ले लेता, लेकिन इसमें अनरियलाइज रेंट कुछ नहीं है। और म्युनिसिपल टैक्स भी कितना, केवल 20,000 जो मैंने चुकाया है। तो यानी कि 2,56,000 मेरा क्या है, आप लोग बताइए सर। ये आप लोगों की नेट एनुअल वैल्यू आ गई एक तरह से, सही है, NAV। अब इसमें आपको डिडक्शन मिलेंगी, डिडक्शन किसकी, स्टैंडर्ड तो डिडक्शन आप लोगों की मिल जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 की मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, सॉरी ऑफ NAV, 30% ऑफ NAV। तो 2,56,000 का 30% कितना होगा, एक सेकंड निकाल लेते हैं, 76,800। और एक आपको डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग पहले समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी डिडक्शन जब मिल जाएंगी, ये वाली जब ओवरऑल डिडक्शन हम लोगों को एक तरह से मिल जाएंगी, तभी हम लोगों के सामने हमारी क्या आएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी, है ना। तो अब पहले देखते हैं कि सर ये इंटरेस्ट ऑन बोरिंग के लिए उसने क्या बोला है। राम ने, उसका घर दिल्ली में था, उसने 1,20,000 का लोन लिया 10% पर एनम के हिसाब से, और 1 जुलाई 2020 को लिया। कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का कंप्लीट हुआ है 28 फरवरी 2022 को। देखो अब सबसे पहले तो प्री और पोस्ट दोनों निकालते हैं, पहले निकालते हैं प्री, और फिर उसके बाद पोस्ट में तो कुछ नहीं करना सर। पोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पे तो उसका पूरा का पूरा ही रहेगा, मतलब इस साल जो ये पोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पे लेगा, वो लेगा 1,20,000 का 10% सीधे सीधे, क्योंकि पोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू तो पूरा रहता है ना,
तो ये आएगा 12,000 रुपया, ठीक है ना, 12,000 रुपये, ठीक है। अमाउंट बहुत छोटा लिया है इसने, 1,20,000 का, वरना हम लोग बड़ा बड़ा लेते हैं तो 12,000 रुपये आएगा। और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू पे आप कितना लेना है सबसे पहले उसको समझ लेना। अब देखो सबसे पहले आप लोग महीने निकालो, पहले तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू पे आप महीने निकालो। ये तो पोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पे 1,20,000 चला गया कि आप पोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पे तो पूरा क्लेम करोगे, यानी कि एक तरह से नॉर्मली। अब प्री के हमारे जो महीने हैं वो हमारे बनेंगे 1 जुलाई 2020 से, जब इसका कंप्लीट हुआ है उसके पहले बताओ 31 मार्च कब पड़ी होगी सर? ये पड़ी होगी 31 मार्च 2021 को पड़ी होगी, हाँ या ना? 31 मार्च 2021 को ही तो 31 मार्च पड़ी होगी, तो 31 मार्च तक का लेना है। और ये हमारा जो पोस्ट स्टार्ट हुआ है वो एक तरह से 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ है, तो इसमें तो हम पूरे साल का क्लेम करते हैं, तो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। यहाँ पे हम 2020 से 2021 तक का लेके चल रहे हैं, वो भी 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक का। ये मार्च कर दूं तो शायद और ज़्यादा साफ दिखे, मार्च कर लिया है, 3 कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि 2022 से पहले 31 मार्च कब पड़ी, 31 मार्च कब पड़ेगी, वो 31 मार्च 2021 को पड़ेगी। तो 20 से 21 तक कितने महीने हो गए जुलाई में? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 9 महीने का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो 1,20,000 का 10% की रेट से कितने महीने का? 9 महीने का। तो ये होगा 90, नहीं सॉरी, ये होगा 9,000 रुपये। ये होगा कितने रुपए? 9,000 रुपये, ठीक है। और 9,000 का अब आप लोगों को अच्छे से पता है प्री हम कितनी इंस्टॉलमेंट में क्लियर करते हैं? हम 5 इंस्टॉलमेंट में क्लियर करते हैं। 1/5 कर दो, 1/5 कर दो, यानी कि 1,800 रुपये इसका बनेगा। तो यानी कि एक तरह से 1,800 और 12,000 रुपये यहाँ पे आप लोगों का इंटरेस्ट और हाउस प्रॉपर्टी का, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग का बनेगा, ठीक है, नॉर्मली 13800। तो ये दोनों अमाउंट अब इसमें से माइनस हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। पहले ये बताइए ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान रखिएगा पोस्ट में तो आप लोगों को पूरा मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि ये वो अब नॉर्मली आप लेके चल रहे हैं, लेकिन प्री वाला कब रहेगा? जब आपका बन के तैयार हुआ उससे पहले जो भी 31 मार्च पड़ेगा, जो भी 31 मार्च पड़ेगा, ठीक है ना, और जब से बनना शुरू हुआ तो उन दोनों के बीच में जितने ही महीने पड़े उसके हिसाब से आपको निकालना है। और उसका यूज़ कितनी इंस्टॉलमेंट में आप कर सकते हैं? 5 सक्सेसिव तक आप यूज़ कर सकते हैं उसका, लेकिन 5 से ज़्यादा आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, 5 से ज़्यादा उसका यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप इस सब वाली को माइनस कर दीजिए, तो आप लोगों का जवाब आपके सामने होगा 76800 माइनस 13800। तो ये आ रहा है 1,65,400 रुपये, ठीक है। ऐसे ही कुछ आएगा शायद। अब मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। सेशन को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपनी प्यार और सपोर्ट हमें दिखा देना। और इसी टाइप के क्वेश्चंस और वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पे मिलते रहते हैं। अगर कोई डाउट आए ना, कुछ समझ में ना आए, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो अपनी बात। मैं आप लोगों के लिए ऐसा एक और वीडियो बना दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो टेक केयर सबको, थैंक यू, बाय, थैंक यू।